नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां अवैध शराब को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डीएम ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। पीलीभीत में प्रशासन अवैध शराब को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम ने मजिस्ट्रेट और पुलिस और आबकारी टीम के साथ जोशी टोला और नगरा में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। 3 दुकानों में अनियमितता बरते जाने पर जुर्माना लगाया गया। वहीं देसी शराब की दुकान के निरीक्षण के दौरान अंदर बैठकर शराब पीने के सबूत मिले, जिस पर आबकारी अधिकारी को एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। दुकानदार मानक के मुताबिक बिक्री सुनिश्चित करें, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारियों की टीम के साथ, जिसमें आबकारी अधिकारियों को भी लिया था, मजिस्ट्रेट भी शामिल थे मेरे साथ, पुलिस के अधिकारी भी थे। औचक रूप से जोशी टोला और नौगवा में स्थित जो शराब की दुकानें हैं, 3 दुकानें जोशी टोला में और 2 दुकानें यहाँ नौगवा पे, इनका निरीक्षण करा गया, खासकर ये देखने के लिए कि जो इनके यहाँ स्टॉक प्राप्त हो रहा है उसकी आमद ठीक से करी जा रही है या नहीं, दुकान में अभिलेखों को लेके कोई अनियमितता तो नहीं है, अन्य जो प्रोटोकॉल और विभागीय निर्देश है उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं। इसमें जोशी टोला पे जो दुकान देखी गई, वहाँ पे रजिस्टर्स को ढंग से मेंटेन नहीं करा गया था। एक दुकान में जो आमद हुई थी दिन में, उसको दर्ज नहीं करा गया था निरीक्षण के समय तक, तो उन पे नियमानुसार जुर्माना लग रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसी श्रेणी की वहाँ पे शराब मिली जो वहाँ पे अनुमन्य नहीं थी। इस समय बैठ के सेवन करने पे या उस स्थान पे सेवन करने पे भी रोक चल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य पाए गए जिससे ये लगता है कि वहाँ पे सेवन भी करा जा रहा था, तो उसमें एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज कराई जा रही है। इसी प्रकार नौगवा में जो दुकानें थी, यहाँ पे भी अभिलेखों को ठीक से नहीं रखा गया था, तो जुर्माना लगाया जा रहा है। और जो यहाँ के क्षेत्रीय आबकारी इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी इसमें जवाब तलब करा जाएगा कि उनके द्वारा इन चीज़ों को समय समय पर देख के दुरुस्त क्यों नहीं कराया। सर ये बताइए कि ज़िले में कच्ची शराब का भी कारोबार बढ़ा है, अभी कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ज़िलों में। कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक कांस्टेबल पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। तो कानपुर में एक कांस्टेबल पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। मामला बाह के रघुनाथपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक जसवंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी करनपुरा गांव के चंद्रपाल सिंह के साथ की थी। आरोप है कि महिला को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान महिला को पता चला कि उसके पति ने इटावा में किसी लड़की से पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मानसिक रोगी साबित करने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो मायके आ गई। महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। आपका मेरा नाम जसवंत सिंह है। क्या मामला है जसवंत जी? मैंने अपनी बेटी के कर्णपुरा राजपाल लड़के के चंद्रपाल के साथ की थी मैंने। तो बाद में मेरी जब बेटी गई तो बेटी एक बार लौट आई, दोबारा ले गए तो लड़की वो दहेज दान मांगने लगा। जब पता लगाया धीरे धीरे तो पता लगा कि लड़का कोर्ट मैरिज पहले से करे हुए हैं। शादी से पहले ही कोर्ट मैरिज? हाँ, पहले से ही करा बैठा था जी। तो आपने इस बात का विरोध नहीं किया? विरोध किया, मतलब गए पुलिस, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। करीबन 8 महीने 10 हो गए भागते भागते, तो आज सुनवाई हुई है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप कार्रवाई ये चाहते हैं कि ऐसे कड़ी से कड़ी दंड और सजा मिलना चाहिए इसको। मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया था? हाँ, किया था। मेरी बेटी के साथ मेरे पे मांगा था, और ये मतलब करवाई थी, उससे भी मांगा था। चूड़ी हार मांगता था, कार मांगता था। क्या मांगता था? 4 पहिए की गाड़ी, चूड़ी हार मांगता था। कौन कौन मांगते थे? वो राजपाल और ब्रजेश और क्या कमलेश, वो सारा ही परिवार मांगता था। और उसकी ननद बेटी और है, उसकी सारा परिवार ही मांगता था। सर मेरा गांव का नाम रघुनाथपुरा है। मेरी शादी कन्नपुरा में मेरी शादी 9 फरवरी 2020 में हुई थी। शादी के बाद ही मेरा पति चंद्रपाल मारपीट करने लगा। पूरे घर वाले, ससुराल वाले मुझे पूरे मारपीट करने लगे, और ससुर मेरे गाली गलौज करते, और ननद मारती, और देवर सूरज, ननद रिधि, सास चंद्रकली, सब मुझे मारते थे। और आपके पति ने ये बात अपने सास ससुर से नहीं कही तो क्यों मारपीट करते हैं? वो चंद्रपाल खुद, पति मेरे चंद्रपाल खुद मारते थे।
और कहते थे तुझे जान से मार दूंगा, तू कुछ दान दहेज नहीं लेके आई है, दहेज नहीं लेके आई है, 5 लाख रुपए लेके आ, कार लेके आ, तब तुझे रखूँगा। और उसने कोर्ट मैरिज का मेरी शादी से पहले ही वो कोर्ट मैरिज कर रखा था। तो आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने पहले से कोर्ट मैरिज कर रखी है? नहीं, मेरी शादी से मेरी शादी हो गई, हमें मेरे पिताजी को कुछ पता नहीं था, ना मुझे पता था। जब वो ऑलरेडी कोर्ट मैरिज था तो उसने फिर आपसे शादी क्यों करी? पैसों के लालच में? पैसों के लालच में उसने मेरे साथ धोखाधड़ी से शादी कर ली सर। और मुझे पूरा घर अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? सर मैं उसे बर्खास्त करवाना चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ उसे और उसके पूरे घर वालों को, उसके पिताजी को, उसके चाचा को। उसके चाचा पिताजी पुलिस में पीएससी पुलिस में लगे हुए हैं, उसके चाचा दोनों पीएससी पुलिस में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। यही वजह है कि अब दिन ब दिन जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान है वो रफ्तार पकड़ने लगा है। मऊ में नगर पालिका शाही कटरा में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान मस्जिद के शाही इमाम समेत कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया गया। परिचय दे दें। मैं खुर्शीद अहमद मिफ्ताही, उस्ताद जामे मिफ्ताही मऊ। सर राजा पे कहाँ पे आए और क्या आने का उद्देश्य है? नगर पालिका में कोविड का टीका जो लग रहा है उसी के लगवाने के लिए आए, क्योंकि डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक कोरोना से निजात की शक्ल यही है कि इसके टीका लगवाए जाए। और क्योंकि हमारी शरीयत में खुद इस बात की शहादत भी है कि दुनिया में जितना भी मर्ज आए हैं सबकी कोई ना कोई दवा है, और डॉक्टरों ने आपसी सलाह के मुताबिक उसकी दवा की ये ईजाद की है, जिसमें हर एक का ताउन ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी अपने आप को बचाने के लिए और मुल्क में बसने वाले सबको बचाने के लिए टीकाकरण कराना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने भी टीका लगवाया ताकि कोविड जैसी बीमारी से हम लोग भी बचे रहें, हमारा मुआशरा भी बचा रहे और मुल्क का सेहत व सलामती के साथ रहे। लोगों को, आवाम को क्या संदेश देंगे? और अब आवाम को संदेश तो यही है कि भाई हम लोगों ने लगवा लिया है और लगवाना चाहिए। बीमारी कोई भी हो उसकी दवा होती है, उसकी दवा इस वक्त यही है, तो बिल्कुल उसमें इस दवा का इस्तेमाल करके लोगों को, पूरे माशरे को, बसने वाले तमाम लोगों को इससे अपने बचाव के लिए टीकाकरण में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ बताएं। मास्क भी हमारे डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक इस बीमारी से बचने के लिए मास्क भी ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से 2 गज की दूरी, ये भी ज़रूरी है। इसका भी सबको एहतमाम करना चाहिए। अपने नाक और मुँह को अच्छी तरह ढकना चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से या जो इसके लिए आ रहे हैं सब आलात उससे धुलना चाहिए और मास्क लगाकर एक दूसरे से गुफ्तगू करना चाहिए ताकि एक आदमी दूसरे की छूआछात बीमारी से अपने आप को बचा सके। इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही। सर किस प्रकार का आज यहाँ टीका लगाया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य क्या है? उपयोग क्या है? इधर हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी ने एक हंगामा खेज कैफियत पैदा कर रखी है और इस कोरोना बीमारी से बचाव के लिए हुकूमत ने साइंसदान और डॉक्टरों के ताउन से एक टीका ईजाद किया है और एक से ज़्यादा भी टीके का ईजाद हुआ है। कोविडशील्ड टीका आज हम लोगों को लगाया गया और हुकूमत की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि ये कोरोना बीमारी से बचाव का एक हिफाजती टीका है। तो हिफाजत के इक़दाम जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसी के मुताबिक टीका लगा रहे हैं ताकि मुल्क को उस बीमारी से बचाया जा सके। तो आज कौन सा टीका लगा आपका? कोविडशील्ड लगा हुआ है। नहीं, पहला लगा या दूसरा लगा? ये पहला टीका लगा हुआ है। दूसरा टीका जो तारीख दी हुई है इस तारीख के एतबार से 30/8 को लगाया जाएगा। तो टीका वैक्सीन लगना ज़रूरी है? अब हुकूमत की तरफ से तो यही है कि वैक्सीन ही से कोरोना को रोका जा सकता है, वरना भी दूसरी कोई सूरत नहीं है, इसलिए हम लोग भी लगवा। तो और संदेश क्या देंगे लोगों को आप? संदेश क्या? संदेश यही देना है कि भाई इंसान की हिफाजत इंसान को करना ही है और हम लोग भी एक इंसान ही हैं।
खुद अपनी भी हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं और मुआशरे समाज को भी बीमारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आगरा में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहा है कि जो राशन और पुष्टाहार आता है वो ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है। आगरा में पिनाहट ब्लॉक के अरनोटा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर दबंगई का आरोप लगा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। आरोप है कि जब पुष्टाहार और राशन न बांटने की शिकायत की गई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उनके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार में धांधली का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से करने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और अगर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कब तक होती है। अशोक नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरनोटा के रहने वाले हैं। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो है आरती शर्मा वो राशन नहीं बांट रही है। जो प्रेगनेंट जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनका राशन आता है, जैसे घी है और आपकी रिफाइंड है, दाल है और चावल हैं, ये कई चीज़ आती हैं। तो 1 महीने बांट देती है तो 4 महीने के लिए गुमराह कर देती है, 2 महीने के लिए गुमराह कर देती है। आदमियों को लेती है कि अभी आया नहीं है, आएगा तो दे देंगे। हमने जब बोला था कि मतलब हम ऊपर शिकायत करेंगे तो बोल रहा था कि तुम्हारी मर्जी आए, जहाँ चले जाओ और हमारा क्या बिगड़वा लोगे, आप जाइए। इसकी शिकायत आपने प्रशासनिक अधिकारी से की? अभी तो नहीं की है, लेकिन अब एसडीएम साहब से शिकायत करूँगा कल जाके। बस वही एक रास्ता बचा है कि एसडीएम साहब से शिकायत करूँगा, वही मेरी समस्या को सोल्व करेंगे। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर के कपाट आज से खुल गए हैं, लेकिन अगर आपको इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको पहले वैक्सीनेशन करवाना होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आपको इस मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं, लेकिन भक्तों को मंदिर में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मंदिर में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा। बाकायदा मंदिर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमरपाल यादव। अभी करी है जो है ऑनलाइन मतलब वो रजिस्टर करवाया, कल ले परसों नंबर आ जाएगा। मंदिर में आप तभी एंट्री कर पाएंगे जब वैक्सीन लगी होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। कितनी कोशिश करेंगे आप वैक्सीन लगवाने? जल्दी से। क्या नाम है? अजय कुमार नाम है मेरा। दुधेश्वरनाथ मंदिर आया हूँ। वैक्सीन का पता था कि लगी होगी तभी एंट्री होगी? हाँ जी। लगवाई नहीं आपने? नहीं, अभी मेरी एज नहीं है 18 पूरी, हो जाएगी तो मैं लगवा लूँगा जरूर। क्या कहेंगे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है दुधेश्वर मंदिर ने चलाया, कितना सही है, अच्छी बात है? अच्छी बात है। खबर मथुरा से है, जहां गौशाला में चारे का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले 9 से 10 महीनों से गौशाला को अनुदान राशि नहीं मिल पाई है। गोवंश आश्रय स्थल के संचालक उधार लेकर चारे की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन अब पैसा न चुका पाने के कारण उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा है और कर्ज की अदायगी के लिए भी गौशाला संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। चौमोहा ब्लॉक के अकबरपुर और नौगांव के अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अकबरपुर गौशाला में 141 गोवंश रह रहे हैं। 23 सितंबर 2020 को मामले को लेकर अधिकारियों को चिट्ठी भी भेजी गई, लेकिन अधिकारियों ने अनुदान राशि देना जरूरी नहीं समझा। जानकारी के मुताबिक चौमोहा में अकबरपुर, नौगांव और दलोता में 3 सरकारी अस्थायी गो आश्रय स्थल बने थे, लेकिन अनुदान न मिलने के कारण दलोता का गो आश्रय केंद्र बंद हो गया है। महाराज जी, ये गौशाला किस नाम से है? ये गो आश्रय स्थल के नाम से है। गौशाला संचालन में क्या परेशानी है आपके सामने? इस गौशाला संचालन ये है कि हमको केयर टेकर है, हम इसके देखरेख करने वाले कोषाध्यक्ष हैं और इस गौशाला में जो है बड़ी तकलीफ है, अनुदान बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। कब से अनुदान आपको नहीं मिला है? कितनी गाय कुल इस वक्त गौशाला में है? ये सितंबर के महीने से अनुदान नहीं मिला है 2020 से, और इसमें करीब 140 गाय हैं और यहाँ पर लोगों को, नौकरों को तनख्वाह देना, ये सारी बड़ी तकलीफ है। भूसा खरीदा है, भूसा वाले को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। भूसा वाले रोज़ यहाँ पर तगादा करते हैं, कांटे वाले रोज़ परेशान करते हैं। हमारे सामने बड़ी परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप किस तरह से इनका गुजारा कर रहे हैं? किस तरह से इनको भूसा चारा उपलब्ध करा पा रहे हैं? ये ग्रामीणों से कर्ज ले लेकर के, कांटे पर से भूसा कर्ज ले कर के
ये ऐसे तैसे कैसे आ रहा है। वो लोग रोज़ तकादा कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही है और बड़ी तकलीफ़ है। सभी अधिकारियों को हमने चक्कर लगाए हैं लेकिन कोई उसमें नहीं सूचना कर रहा है। बड़ी परेशानी है। कहना मतलब कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। एक एक काम के लिए, एक बार साइन कराने के लिए कई जगह चक्कर, कई बार गाड़ियों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही है गौशाला। एक गाय पर कुल कितना अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? 30 रुपया बताते हैं लेकिन कभी मिलता टाइम से है नहीं। 30 रुपये प्रतिदिन? 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बताते हैं लेकिन कभी मिलता नहीं है। टाइम से नहीं मिलता? हाँ, 8-9 महीने हो गए, सितंबर से लगा लीजिए, 9 महीने से अनुदान नहीं मिला है। 8 नौकर काम कर रहे हैं, इसका भी सरकार से कोई पेमेंट नहीं मिलता है। इसी 30 रुपये में ग्वारियों को भी तनख्वाह दी जा रही है। इसी 30 रुपये में गैयों को चारा भी दिया जा रहा है। इसी 30 रुपये में अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी 30 रुपये में जो हम लोगों को और काम करने पड़ रहे हैं, चारे की व्यवस्था करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसी 30 रुपये में गायों के संग इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ऐसी कभी नहीं हमने देखी। ये अधिकारियों की इतनी बड़ी मक्कारी चल रही है। क्या कभी ऐसी स्थिति भी आई है कि चारे के अभाव में गाय भूखी रह गई हों, चारे की व्यवस्था ना हो पाई हो, पैसे के अभाव में या चारे के अभाव में? पैसे का तो अभाव है ही है। चारे की ग्रामीणों से कर्ज ले ले, किसी से 5,000 देता हूँ, किसी से 10,000 देता हूँ, ऐसे करके गुजारा कर रहा हूँ। कभी गाय भूखी रहने की कगार पाती है, गाँव वाले से चारा मांग के उधार लाना पड़ता है कि भैया पेमेंट आएगा तुमको दूंगा। लेकिन 9-9 महीने तक कौन इंतज़ार करेगा? उधारी देने वाला कोई करेगा क्या? बड़ी तकलीफ से गुजर रही है गौशाला। इससे बढ़िया सरकार ऐसी गौशाला को बंद ही कर दे, अच्छा है। हमने सुना है दलौते की गौशाला भी इसी कारण, बस अधिकारियों के मक्कारी कारण भेंट चढ़ चुकी है और नौगाम की गौशाला भी चढ़ने वाली है, क्योंकि उसमें भी जो है 8वें महीने से पैसा नहीं मिला है 2020 से। उस गौशाला में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न है। ये तीन ही गौशाला चलती थी सरकार के द्वारा चौमुआ ब्लॉक में, चौमा ब्लॉक के अंदर में। ये तीनों ही गौशाला दलौता, नौगांव, अकबरपुर की भी बंद होगी ऐसे अधिकारी करते रहे तो, और नौगांव भी बंद होएगा। उसको 8 महीने से पैसा नहीं मिला है, हमको 9 महीने से पैसा नहीं मिला है। गैया तो रोज़ चारा खाएंगी, नौकरों को तनख्वाह भी देना पड़ेगा। नहीं, गौ सेवा कौन करेगा? ना सरकार के द्वारा नौकरों की तनख्वाह आती है, ना सरकार द्वारा कुछ। वो 30 रुपया भी समय से नहीं दिया जाता है। भूसा का इतना कर्ज हो चुका है, ग्रामीण रास्ता में चलने में भारी पड़ रहा है। जब डीएम मथुरा से इस मुद्दे पर बात करने गए तो उन्होंने साफ कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और अपने पीआरओ अनिरुद्ध शर्मा को बोला कि ये तीनों गौशाला के नाम नोट करिए और तुरंत मुझे रिटर्न जवाब दीजिए। पैसा क्यों नहीं पहुंचा है वहां अभी तक, और हमसे कहा कि पैसा जल्द ही पहुंच जाएगा। आप इस मुद्दे पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का इंटरव्यू कर लीजिए, हम उसको बोल देते हैं। कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पति की हत्या करने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जो पत्नी है वो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। तो कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला कन्नौज कोतवाली इलाके के रुदौली गांव का है, जहां पत्नी ने सो रहे पति की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। आए दिन होने वाले घरेलू झगड़े को हत्या की वजह बताया जा रहा है। पत्नी मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है और पुलिस अब महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली के रुदौली गांव में 7/8 की रात में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी थी। जब इसमें महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जब पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि जो उसका पति था वो उसके चरित्र पर शक करता था और जिस वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता था। जिस रात हत्या हुई उस रात 2 बजे तक इनकी आपस में लड़ाई हुई। इसके पश्चात पति सो गया था। पत्नी का कहना है इसके पश्चात भी उसके मन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और जो बगल में फावड़ा पड़ा हुआ था उसने अपने पति के ऊपर वार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में आला कत्र को बरामद कर लिया गया है और जो महिला गिरफ्तार है वो इस पूरे घटनाक्रम को स्वीकार कर रही है। इस संबंध में और आगे छानबीन अभी लगातार हमारी जारी है और सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। गोंडा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल हुआ है। यह हादसा गोंडा अयोध्या रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक बाइक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है।
तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार थे और दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे। झांसी में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी से 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। झांसी में साबुन एजेंसी के व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी धनंजय तकादा करने गया था। इसी दौरान 2 बदमाश व्यापारी से 2 लाख लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये लूटकांड की गुत्थी है उसे पुलिस कब तक सुलझाएगी। छुड़ा लिया गया। कितने पैसे थे बैग में? करीबन 1.5-2 लाख रुपए। तकादा कर रहे थे बाजार का। अच्छा। कौन किसने छुड़ा है? मोटरसाइकिल भी 2 लोग थे, एक मास्क लगाया था, एक फौजिया बांधे था। पीछे से आगे बैग हाथ में से छुड़ा लिया। कोरोना काल में वैक्सीनेशन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, मास्क पहनना भी जरूरी है। इसी कड़ी में टीटीआई इंडिया के मालिक अनुज अग्रवाल ने मुहिम चलाई है, जिसके तहत सड़क पर बिना मास्क के निकल रहे लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने शोरूम के सामने आने जाने वाले लोगों को फ्री में मास्क बांटे। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। जब लोग पूरी तरह से जागरूक रहेंगे, जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, तभी जो ये महामारी है वो पूरी तरह से खत्म हो पाएगी। अनुज जी, आज आपने किस तरीके से कितने मास्कों का वितरण किया और लगभग किस तरीके की अब लोगों से अपील कर रहे हैं? आज हमने लोगों ने सबने मिलकर कोरोना की महामारी के चलते लगभग 1000 से ऊपर मास्कों को बांटा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले बीते हुए माह में लॉकडाउन रहा था। उस दौरान कोरोना बहुत हावी था। हम लोगों के ऊपर कोरोना ने अपना प्रकोप जमा रखा था। हमारे शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इससे पार आने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और लोगों को सही करके उनके घर तक पहुंचाया भी। पर अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त भी नहीं हुई और वो कोरोना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। जैसे भी आज के दौरान में मोदी जी ने जो वैक्सीन दी है इंडिया को, तो कोरोना के रिगार्डिंग वो वैक्सीन लोगों को लगवा लेनी चाहिए। जिन्होंने नहीं लगवाई है उनसे मेरी अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। और कोरोना की महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी लंबी है, लंबी लड़ाई हमें करनी है। इसके लिए अगर वैक्सीन लगवा लें तो जल्दी से जल्द हम लोग के ऊपर कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है। लोनी कोतवाली इलाके के सिरौली गांव में बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग की बेटी के बेटे ने जमीन के लालच में 3 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी दीपक अभी भी फरार है। बता दें कि मुरादनगर इलाके के मथुरापुर गांव निवासी बुजुर्ग हरिया की सिरौली गांव में 5 जून को हत्या हुई थी। क्या है मामला? इसी माह की 5 तारीख को थाना लोनी क्षेत्र के सिरौली गांव के जंगल में एक वृद्ध की कारशा खेत में दबा हुआ मिला था। तो उसकी शिनाख्त बाद में हरिया के रूप में हुई थी। वो मथुरापुर मुरादनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और पता लगा कि वो अपनी बेटी के ससुराल आए हुए थे। उनकी बेटी का ससुराल वहीं सिरौली में ही था और हमने अपनी टीम को तुरंत घटना का अनावरण लगा दिया और जानकारी में ये आया कि इसके मृतक के देवते ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की है। सर, हत्या का कारण क्या था? किस वजह से हत्या की गई थी? हत्या का कारण ये निकल कर आया कि मृतक ने कुछ समय पूर्व 20 बीघा जमीन पास में बागपत में खरीदी थी। उस पर से कह रहा था कुछ ज़मीन हमारे नाम कर दो। इसी को लेकर विवाद हुआ और मृतक अपने साथियों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या कर दी। सर, क्या जो आरोपी हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या उन लोगों का? आपराधिक इतिहास हम छटवा रहे हैं। कितने लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है? 4 लोग थे कुल। एक दीपक था, उसका मृतक का नाती था और उसके अलावा उसके 3 अन्य मित्र भी थे साथ में। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और आपको बता दें कि दिव्यांग उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की ओर से की गई है। घाटमपुर के दिव्यांग नफीस अहमद, कोहना के सुनील झा, बिदनू के प्रेम कुमार, नौबस्ता के शैलेश और थाना बाबूपुरवा के धीरेन्द्र कुमार को उत्पीड़न मुक्त करवाने की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। अधिकारियों ने न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। पार्टी के महासचिव
वीरेंद्र कुमार ने कहा कि शासन के आदेश पर दिव्यांगों को उत्पीड़न मुक्त कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी भी बनाया गया, लेकिन फिर भी दिव्यांगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन देने आए थे किसको? आज पुलिस कमिश्नर कानपुर को विकलांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के मामलों को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कमिश्नर साहब ने बहुत विस्तार से एक एक बिंदु पे चर्चा की है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिलेगा और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 कानपुर में लागू। किन पीड़ितों के लिए आप आए थे, क्या मामला? शैलेश सिंह हैं, इनकी बहन विवाहित है, वो इनका उत्पीड़न कर रही है। सुनील झा हैं, नफीस अहमद हैं और धीरेन्द्र केसरवानी हैं। इन लोगों के मामले को लेकर हम लोग आए थे और सभी मामलों में कार्रवाई का भरोसा मिला है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।